हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। एंड आपने प्रॉक्सी की जो पार्ट 1 वीडियो है वो आपने देख लिया होगा। एंड आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे इसका। जो जो हमारे बैलेंस सेक्शंस रह गए थे आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बैलेंस सेक्शन का सबसे फर्स्ट टॉपिक है साइनिंग ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म की। जो हमारा प्रॉक्सी फॉर्म होता है उसको साइन कौन करता है? तो सबसे पहले वो मेंबर साइन करता है जिसने प्रॉक्सी को अपॉइंट किया होता है। एंड सेकंड हमारा कौन साइन करता है? अगर मेंबर जो है वो सिंगल एक अकेले मेंबर ने कंपनी के शेयर्स नहीं होल्ड कर रखे हैं, मेंबर्स ने मिलके कर रखे हैं। तो जब बहुत सारे मेंबर्स मिलके कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं, होल्ड करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट मेंबर बोलते हैं। अगर इन केस ऑफ जॉइंट मेंबर का केस है तो सारे जॉइंट मेंबर जो है साइन करेंगे प्रॉक्सी फॉर्म के ऊपर। और अगर इन केस ऑफ हमारा बॉडी कॉर्पोरेट है तो बॉडी कॉर्पोरेट के केस में जो भी बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो साइन कर देगा। एंड कौन करेगा? पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, जिसको मेंबर्स ने पावर दे रखी है, वो साइन कर देगा। एंड अगला है हमारा लिक्विडेटर साइन करेगा। लेकिन लिक्विडेटर किस केस में साइन करेगा? इन केस ऑफ अगर इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी होता है, अगर वाइंडिंग अप का केस है तो कौन साइन करेगा? लिक्विडेटर साइन करेगा। किसके ऊपर? प्रॉक्सी फॉर्म के ऊपर। तो कौन कौन साइन करेगा? सबसे पहले जिसने जो मेंबर है जिसने खुद अपॉइंट किया है प्रॉक्सी को वो साइन कर देगा। अगर इन केस ऑफ जॉइंट मेंबर का केस है तो जॉइंट मेंबर सारे के सारे जॉइंट मेंबर साइन करेंगे। और अगर इन केस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट का केस है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव साइन करेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर साइन करेगा। और अगर इन केस ऑफ वाइंडिंग अप का केस है तो कौन साइन कर देगा? लिक्विडेटर साइन कर देगा। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था? लिमिटेशन ऑफ प्रॉक्सी, कि जो प्रॉक्सी है उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है। तो प्रॉक्सी के पास कौन कौन से राइट्स नहीं होते, तो ये क्या क्या राइट नहीं होते? सबसे पहला तो जो प्रॉक्सी होता है उसको हम कोरम में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि कोरम में ओनली मेंबर ही प्रेजेंट होने चाहिए। और अगर मेंबर नहीं प्रेजेंट होते हैं वो अपने बिहाफ पे प्रॉक्सी को अपॉइंट करते हैं, तो इस केस में प्रॉक्सी को जो है काउंट नहीं किया जाएगा कोरम के केस में। कोरम की मैंने फुल वीडियो डाली हुई है, आप उसमें देख सकते हैं कि वहां पे प्रॉक्सी का कोई भी जिक्र नहीं था। ठीक है। एंड सेकंड क्या है? इनके पास कोई भी वोटिंग पावर नहीं होती। बस इनके पास वोटिंग पावर कब होती है? इन केस ऑफ जब पोल के थ्रू जो है रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है। ठीक है, हमारे जो रेजोल्यूशन होते हैं वो दो तरीके से पास किए जाते हैं। बाय सबसे पहले तो पास किया जाता है कि जो भी हमारी वोटिंग होती है तो बाय शो ऑफ हैंड होता है या फिर पोल के थ्रू होता है। तो जो प्रॉक्सी होता है वो शो ऑफ हैंड में जो है पार्ट नहीं कर सकता है, मतलब वोट नहीं दे सकता है, वो सिर्फ ओनली पोल में दे सकता है। ठीक है, उसके बाद है प्रॉक्सी कैन नॉट इंस्पेक्ट प्रॉक्सीज लिस्ट। जो कंपनी के पास प्रॉक्सीज की लिस्ट होती है, प्रॉक्सी खुद जो है प्रॉक्सी की लिस्ट को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है प्रॉक्सी कैन नॉट इंस्पेक्ट मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग। जो प्रॉक्सी होता है वो जो मिनट्स बनाती है कंपनी जनरल मीटिंग के केस में या बोर्ड मीटिंग के केस में या कमेटी मीटिंग के केस में, तो इस केस में जो भी मिनट्स प्रिपेयर करती है कंपनी, प्रॉक्सी इसको जो है इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है कांट स्पीक एंड फॉर्म पार्ट ऑफ एनी डिस्कशन। वो कंपनी में उसके पास बोलने का कोई भी राइट नहीं होता है और वो किसी भी मतलब जो है पार्ट में अपने डिस्कशन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। मतलब वो मीटिंग में बोल नहीं सकता, उसके पास कोई भी राइट नहीं होता कि वो किसी भी फॉर्म में पार्ट ले सके एज अ डिस्कशन में। ठीक है, उसके बाद है पीरियड ऑफ डिपॉजिट ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म। सबसे पहले तो अब ये है कि अब किसी मेंबर को जो है प्रॉक्सी को अपॉइंट करना है, तो जब उसे प्रॉक्सी को अपॉइंट करना है तो उसको कंपनी को बताना पड़ेगा कि हाँ मैं जो हूँ मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा, मैं अपने बिहाफ पे जो है प्रॉक्सी को अपॉइंट कर रहा हूँ। तो ये तो कंपनी को बताना होगा। तो जो मेंबर है वो कंपनी को कितने दिनों में बताएगा और कितने टाइम पीरियड के अंदर अपना प्रॉक्सी फॉर्म को फाइल करेगा कंपनी को, तो हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे। तो जो कंपनी का मेंबर है वो MGT 11 फाइल करेगा। किसको? कंपनी को फाइल करेगा। कितने टाइम पहले? एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर टाइम ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब जब कंपनी की मीटिंग होने वाली है उससे एटलीस्ट 48 आवर्स उसको पहले जो है प्रॉक्सी फॉर्म जमा करना होगा कंपनी को। और ऑल्सो मेंशन होना चाहिए नोटिस फॉर कॉलिंग ऑफ AGM कि मेंबर इज रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट प्रॉक्सी फॉर्म एटलीस्ट
48 आवर्स बिफोर जनरल मीटिंग। जब कंपनी जो है नोटिस देती है मेंबर्स को, तो उस नोटिस में स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि जो मेंबर है अगर वो अपने बिहाफ पे प्रॉक्सी को अपॉइंट करेंगे तो उसमें जो है एटलीस्ट उनको 48 आवर्स पहले जो है जमा करना होगा प्रॉक्सी फॉर्म को, ठीक है। उसके बाद है हाउएवर अ कंपनी मे बाय इट्स आर्टिकल प्रोवाइड फॉर लेसर देन 48 आवर्स। लेकिन ये इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर कंपनी जो है उसके आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि वो 48 आवर्स से कम टाइम में भी जो है प्रॉक्सी फॉर्म को डिपॉजिट करेगी तो जो कंपनी का आर्टिकल है वही चलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये 48 वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा, 48 आवर्स वाला। अगर कंपनी के आर्टिकल में लिखा है कि लेसर टाइम पीरियड के अंदर भी डिपॉजिट कर सकते हो प्रॉक्सी फॉर्म, तो आप जो है 48 आवर्स से पहले जमा करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, a company cannot provide for a period more than 48 hour for depositing of proxy form। देखो कंपनी के आर्टिकल में अगर ये लिखा हुआ है कि आप 48 आवर्स से पहले आपको प्रॉक्सी फॉर्म जमा करना है तो वो तो वैलिड है कि आप 48 आवर्स पहले जमा कर दोगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 48 आवर्स से ज़्यादा टाइम ले रहे हो, मान के चलो 72 घंटे ले रहे हो, 84 घंटे ले रहे हो, तो यार ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस केस में जो है ये वैलिड नहीं होगा। आपको जो है लेसर टाइम जो है वैलिड है, 48 आवर्स से 48 आवर्स पहले दे दो या 48 आवर्स से कम टाइम में दे दो। लेकिन अगर आप 48 आवर्स से ज़्यादा ले रहे हो तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसका मैंने एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है, आप एग्जाम्पल देखना। ये कंपनी है, एक कंपनी है, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक तो ये लिखा हुआ है कि प्रॉक्सी विल बी वैलिड इन फॉर्म रिसीव्ड बाय कंपनी 72 आवर्स बिफोर एजीएम, ठीक है। अगर इसमें लिखा है कि 72 आवर्स जो है पहले आप जो है प्रॉक्सी फॉर्म को जमा कर दो, इनके आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो ये इनवैलिड होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि 48 आवर्स से ज़्यादा का टाइम नहीं चलेगा, 48 आवर्स से कम का टाइम चल सकता है। यहाँ पे 72 आवर्स लिखा है तो ये क्या है, 48 आवर्स से ज़्यादा है तो ज़्यादा का पीरियड जो है वैलिड नहीं होता, तो ये क्या हो गया, इनवैलिड। लेकिन यहाँ लिखा है कंपनी के आर्टिकल में एक केस में ये लिखा हुआ है कि प्रॉक्सी फॉर्म आपको 24 आवर्स बिफोर जनरल मीटिंग मतलब आपको देना है, तो ये जो है वैलिड हो जाएगा क्योंकि ये क्या है 48 आवर्स से कम पीरियड है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और टॉपिक जो बैलेंस रह गया था वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी। जो हमारे प्रॉक्सी को हम जब अपॉइंट करते हैं तो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमको देने होते हैं। सबसे पहले तो जो प्रॉक्सी फॉर्म है वो स्टैम्प होना चाहिए और डेटेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें कौन सा फॉर्म में फाइल करना होता है, MGT 11 में करना होता है, और उसको साइन कौन करता है, अपॉइंटर। अपॉइंटर का मतलब कौन साइन करता है, अभी मैंने आपको साइनिंग वाली लिस्ट बताई थी, जैसे कि मेंबर हो गए, जॉइंट मेंबर हो गए, रिप्रेजेंटेटिव हो गए अगर बॉडी कॉर्पोरेट का केस है, या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर अगर वाइंडिंग अप का केस है तो कौन हो गए, लिक्विडेटर। तो जो भी साइन करेगा मतलब जो भी प्रॉक्सी को अपॉइंट कर रहा है वो साइन कर देगा, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर एक केस लॉ हुआ था, ठीक है, जो कि बहुत लैंडमार्क डिसाइडेड केस लॉ है। इसमें क्या हुआ था, री टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का केस था, और एक था फायर स्टोन टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सिंथेटिक केमिकल, ठीक है। तो इसमें जो है क्या जजमेंट आई थी कोर्ट की कि अनडेटेड प्रॉक्सी फॉर्म इज वैलिड। अगर जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो प्रॉक्सी फॉर्म होता है वो आपका जो है स्टैम्प भी होना चाहिए और डेटेड भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन दोनों केस में ये एक तरीके की एक्सेप्शन है कि ये दोनों केस लॉ के केस में क्या हुआ था, कोर्ट की क्या जजमेंट आई थी कि जो अनडेटेड प्रॉक्सी फॉर्म होता है जिसमें आपने डेट नहीं डाल रखी है वो भी जो है वैलिड माना जाएगा, ठीक है। लेकिन एज पर जो हमारा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है उसमें ये बोला जाता है कि अगर अनडेटेड प्रॉक्सी फॉर्म है ये क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। तो आपको दोनों बातें लिखनी है एग्जाम में। अगर इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि जो प्रॉक्सी फॉर्म होता है वो स्टैम्प होना चाहिए और डेटेड होना चाहिए, MGT 11 में फाइल किया जाता है, और उसको साइन कौन करता है, जो भी प्रॉक्सी को अपॉइंट कर रहा है। फिर इसके ऊपर हमारे दो केस लॉ थे, कौन कौन से, ये वाला था हमारा सबसे पहले री टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और फायर टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सिंथेटिक केमिकल। इन दोनों केस लॉ में अगर आपको केस लॉ के नेम याद है तो ठीक है आप लिख देना, अगर नहीं याद है तो आप मत लिखना, ठीक है। तो उसके बाद इन दोनों केस लॉ में क्या जजमेंट आई थी कि जो अनडेटेड प्रॉक्सी फॉर्म होता है ये वैलिड होता है, बट एज पर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो अनडेटेड प्रॉक्सी फॉर्म होता है वो इनवैलिड होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी के जितने भी सेक्शंस थे वो सारे के सारे कवर हो चुके हैं, एंड होपफुली आपको दोनों वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एंड आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।